यानी ये चुनाव होने के बाद में अगर ऐसा हमको पता चलता कि बीजेपी और युति जो थी यहाँ पे, उस युति को 145, 150, 160 भी एमएलए उनके चुनकर आए हैं, तो हम कहते ठीक है भाई, हमारा गणित थोड़ा गलत हुआ। जनमानस में जो था वो गलत था, हम समझ नहीं पाए ठीक ढंग से और इसलिए ये परिणाम आए। लेकिन जब 230 के ऊपर परिणाम आए तब पहली बार मेरे मन में 100% विश्वास हुआ कि इस देश में चुनाव चुनाव नहीं होते हैं। चुनाव की प्रामाणिकता इस देश में खत्म हो चुकी है और महाराष्ट्र उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। संतोष तयशटे इनका महाराष्ट्र से सवाल है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है। तो ये कैसे हुआ? आप पहले शायद सोचते थे, आपने सभाएं भी चुनाव में की थी कि इंडिया आघाड़ी जीतेगी या महाविकास आघाड़ी जीतेगी। तो क्या ये चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई है या ईवीएम की गड़बड़ी हुई है? ऐसा सवाल है संतोष तयशटे जी। मैं शायद जाहिर तरीके से पहली बार इस विषय पर बोल रहा हूं अभी। मैं जिसे हम इलेक्शन पॉलिटिक्स कहते हैं उससे काफी दूर रहा हूं अपने पूरे जीवन भर में। अपवाद दो बार रहे। एक बार जब इमरजेंसी हमारे देश में लागू हुई तब मैं जेल में था इमरजेंसी में। जिन इंदिरा गांधी को हम बहुत मानते थे, हम उनको बहुत ही ताकतवर और बहुत अच्छी नेता मानते थे, उन्होंने जब 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू की तो 26 को हमने विरोध किया, 27 को हम जेल में चले गए। 10 महीने तक जेल में रहे। छूटने के बाद में जब 18 महीने के बाद में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी दूर की, इलेक्शन डिक्लेयर किए, तब दौड़ धूप में हमने जनता पार्टी का गठन किया और इस जनता पार्टी के नाम पे हमने बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार किया। सही माने में बड़ी तादाद की लोगों के सामने बोलने का कौशल तभी मैं प्राप्त कर सका। लोकसभा के चुनाव में 3-4 जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया। फिर विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार किया। फिर नगर परिषद के चुनाव हुए, ये सब 2 साल में हुआ है, तब भी मैंने बहुत बड़े पैमाने पर उसके खिलाफ प्रचार किया। यानी कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया, जनता पार्टी के लिए प्रचार किया। हालांकि ये चुनाव के बाद में जनता पार्टी सत्ता में आई। महाराष्ट्र में जनता पार्टी और शरद पवार सत्ता में आए 1978 में, यानी 1 साल बाद। लेकिन मैं पॉलिटिक्स से, जिसको हम इलेक्शन पॉलिटिक्स कहते हैं, उससे दूर रहा। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, देश में जिस ढंग की स्थिति है, लोकतांत्रिक मूल्यों का सही माने में संकोच हुआ। उन दिनों में हमने विरोध क्यों किया था? क्योंकि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लादकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हनन किया। मैं राज्य शास्त्र का विद्यार्थी रहा, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा। उसमें इंटरनल इमरजेंसी का प्रावधान, उन्होंने इंटरनल इमरजेंसी लाई और बोलने पर पाबंदी लगाई, सरकार को विरोध करने पर पाबंदी लगाई। इसके पहले भी हम पोस्टर्स लगाते थे पूरे गांव में, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ लगाते थे, एमएलएस के खिलाफ लगाते थे, मंत्रियों के खिलाफ लगाते थे, मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाते थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ लगाते थे, बोलते थे। लेकिन ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा था, उसको रोका गया। आज इस देश में इस ढंग के कानून बन रहे हैं और प्रत्यक्ष इंटरनल इमरजेंसी लागू न करते हुए उससे भी भयानक चीजें आजकल पैदा हुई। इसलिए उन चीजों का विरोध करना ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा मानकर हमने लोकसभा के समय में इंडिया आघाड़ी का प्रचार किया, मेरे संगठन की ओर से और बाकी काफी लोगों को साथ में लेकर। जो लोग इस बारे में जागरूक थे उनके आधार। हालांकि मुझे जो अवसर मिला वो केवल 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार करने का अवसर मिला, खास कर विदर्भ। क्योंकि एक बड़ी सभा आयोजित करना तो खर्चे से लेकर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जहां मेरी क्षमता थी, मेरे संगठन की क्षमता थी, जिन लोगों ने साथ दिया, वहां पर ये सभाएं, करीबन 35 एक सभाएं हमने आयोजित की। टोटल 36 सभाएं हुई उस समय में, लोकसभा के समय में। ये जो 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सभाएं हुई, उसमें से 7 इंडिया आघाड़ी के लोग चुनकर आए। शुरुआत में लोगों को लगता था कि हमारे व्याख्यानों का कोई परिणाम नहीं होगा, और मेरा विषय ही था भारतीय संविधान और अभी का लोकतंत्र। ये संविधान विरोधी लोग हैं, मनुस्मृति समर्थक लोग हैं, उसी ढंग से इस देश में सब चीजें लाना चाहते हैं और इसलिए
इनके बजाय जो संविधान को मानने वाले हैं, लोकतंत्र को मानने वाले हैं, उन लोगों को हमने लाना चाहिए। इस ढंग का ये प्रचार किया। मेरे लिए हमारा संविधान सर्वतोपरि है। उसका कारण है कि इस देश में आम इंसान को ये 4 मूल्य पहली बार हमारे संविधान के माध्यम से प्राप्त हुई। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में बोल रहा हूँ। हालांकि मानव जाति को ही पहली बार प्राप्त हुई है, लेकिन भारत में तो पहली बार ही प्राप्त हुई। आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर, समानता इक्वेलिटी, फ्रैटर्निटी बंधुता, लिबर्टी स्वतंत्रता और जस्टिस न्याय। इस देश में न्याय नाम की कभी कोई चीज नहीं थी। कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए न्याय था, मुट्ठी भर लोग ही न्याय करते थे। इस देश में कभी समानता नहीं। कोई ब्रह्मा के मुख से पैदा होता था, कोई पैरों से पैदा होता था। इस देश में बंधुता थी नहीं थी, इसके बारे में बहुत चर्चा हो सकती है। बंधुता कैसी थी कि कुछ लोगों को हमारे घर की जो थ्रेशोल्ड होती है उसके अंदर भी प्रवेश ही नहीं, छुआछूत की प्रथा, और फिर भी बंधुता थी ऐसा हम कहेंगे। और इक्वेलिटी नाम की तो कोई चीज थी नहीं। पहली बार इस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब आम्बेडकर, और इतने ही नहीं, हमारी जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके विचारों से बनी हुई ये हमारी संविधान, बना हुआ ये हमारा संविधान, जिसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का रहा। लेकिन ये विचारधारा गांधी नेहरू की रही, आम्बेडकर जी की रही, और उसको संविधान सभा में जो सदस्य थे उन्होंने बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया। और ये सदस्य कोई कम नहीं थे, करीबन 288 के आसपास के सदस्य थे, अगर मेरा नंबर गलत नहीं है तो। और ये हमारा जो संविधान है वो बहुमत से पारित नहीं हुआ। बहुत चर्चाएं हुई, बहुत बहस हुई, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमेशा लोगों को कन्विंस करने में सक्सेस रहे, और अंततः ये हमारा संविधान एक मत से पारित हुआ, और पहली बार इंसान को इंसान माना गया, और इंसान कर कर उसको मान्यता मिली। इसलिए मेरे लिए ये संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसलिए लोकसभा के चुनाव में हमने पूरी तरह से अपनी ताकत लगा दी। इतने सालों तक मैं जो चुनाव के पॉलिटिक्स से अलग था उसमें मैंने योगदान दिया, देने की कोशिश की, और सक्सेस रेट बहुत हाई। 8 में से 7 चुन के आए, नितिन गडकरी छोड़कर। वहां कोई मेरी सभा आयोजित करने के लिए तैयार ही नहीं था। एक तो नितिन जी गडकरी मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे, लेकिन विचार और मित्रता दो अलग अलग चीजें है। लेकिन कोई सभा ही आयोजित करने के लिए तैयार नहीं, और नागपुर में सभा आयोजित करना बड़े खर्चे की बात होती थी, इसलिए वहां करीबन नहीं के बराबर सभाएं हुई। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वहां सभाएं होती तो नितिन गडकरी चुन के नहीं आते, लेकिन बड़ी दिक्कत और बढ़ जाती उनकी, इतना तो डेफिनेटली होगा। अब लोगों के ध्यान में आ गया कि ये जो मुद्दा है संविधान का, वो लोग उठा रहे हैं। फिर आया चुनाव विधानसभा का। विधानसभा के चुनाव के समय भी मैंने बहुत प्रचार किया। तब मेरे साथ में मेरे मित्र भी शामिल हुए, और हमने ये जो प्रचार किया पूरा, उस प्रचार में से लोगों के साथ में जो संपर्क आता था, उनके साथ में जो बातचीत होती थी, क्योंकि लोकसभा के समय में मुझे तो जो नेता थे अलग अलग पार्टीज के, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना के हो, चाहे शरद पवार जी के राष्ट्रवादी के हो, उन स्थानिक नेताओं में भी मुझे आत्मविश्वास निर्माण करना पड़ा कि हम लोग इनको हरा सकते हैं। केवल हमको इतने प्रतिशत ज्यादा वोट लेने आवश्यक है, क्योंकि ये जो कुछ करने वाले हैं वो तो करने ही वाले हैं। इसलिए हमको 10% से ज्यादा अगर हम वोट लेंगे तो हम जीत सकते हैं। तब मुझे कई लोग कहते थे कि ऐसा कैसा संभव। मैंने कहा ये वातावरण मैंने देखा, क्योंकि जनता पार्टी के चुनाव जब हम लड़ रहे थे तब मेरे साथ तो आरएसएस के ही लोग थे ना। विदर्भ में तो कोई समाजवादी लोग थे नहीं, विदर्भ में कोई दूसरे लोग नहीं थे, केवल दो ही प्रकार के लोग थे, एक जामवंत राव का संगठन था और दूसरा आरएसएस के लोग, उन्हीं के साथ में चुनाव लड़े। तो जब वातावरण बदलता है और लोगों में उस ढंग का एक वातावरण तैयार होता है, तो कैसे चुनाव के परिणाम बदलते हैं ये मैंने पहले अनुभव किया था, उसके आधार पर मैं लोगों को समझाता था। तो सबसे बड़ा काम अगर मैंने कोई किया होगा तो मतदाताओं में, जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं उनमें, और जो लोग उनको हराने के लिए कुछ करना चाहते हैं ऐसे कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भरने का काम ज्यादा अच्छे ढंग से मैं कर पाया।
सेम काम विधानसभा में हो। ठीक है, विधानसभा में कांग्रेस की कुछ गलतियां थी या फिर ये दोनों तीनों पक्षों के लोग, पार्टीज के लोग, तीनों पार्टीज के लोग थोड़ा सा अलग ढंग से बर्ताव कर रहे थे, उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था, वो मानकर चल रहे थे कि हम चुनकर ही आ रहे हैं, लेकिन लोगों में वातावरण वैसा ही था। उनकी गलतियां हैं। पहले जो मुझे लगता था कि कम से कम इंडिया आघाड़ी के लोग महाराष्ट्र में 180 चुनकर आएंगे, 180 तो 200 तक इंडिया आघाड़ी के लोग चुनकर आएंगे, ऐसा लग रहा था। फिर जैसे जैसे चुनाव नजदीक में आए वैसे वैसे ध्यान में आया कि लोग बहुत आत्मविश्वास में हैं, इंडिया आघाड़ी के लोग, खासकर कांग्रेस के लोग, और शायद इसलिए 160 तक आएंगे इंडिया आघाड़ी के लोग, लेकिन सरकार इनकी बनेगी। लेकिन उसके पहले जो सुगबुगाहट शुरू थी, अलग अलग चीजें शुरू थी, जैसे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई। फिर दूसरी चीज आई कि जो मतदान हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जो नंबर्स जाहिर किए, वो एकदम से कई प्रतिशत बढ़ गए हैं। अभी मेरे सामने कागज नहीं है ये सवाल का जवाब देने के लिए, इसलिए मैं एग्जैक्ट नंबर्स वगैरह नहीं कह रहा हूं आपके सामने। तो ये दो गड़बड़ियां तो सामने दिख रही। फिर था सवाल लाड़की बहन योजना। जब से लाड़की बहन योजना की बात शुरू हो गई थी, तब से मैंने बोलना शुरू किया था कि कांग्रेस वालों, शरद पवार जी की राष्ट्रवादी और उद्धव जी की शिवसेना, इन्होंने डिक्लेयर करना चाहिए कि ये अगर दे रहे हैं उतना पैसा तो उससे हम ज्यादा देंगे। ये योजना बहुत अच्छी है। इससे केवल पैसे वेस्ट होने वाले नहीं, अर्थव्यवस्था में उससे कुछ प्रक्रियाएं निर्माण, इन्वेस्टमेंट होने वाला, क्योंकि ये जो स्त्रियों के हाथ में पैसा जा रहा है, ये पैसा कुछ खरीदने के लिए उपयोग में लाएगी, छोटी छोटी चीजों में खरीदेगी, तो छोटे छोटे व्यवसाय बढ़ेंगे, और जो व्यवसाय पूरी तरह से सो गए हैं वो खड़े होंगे, और उसमें से अर्थव्यवस्था को चालना मिलेगी। इंडिया आघाड़ी के लोगों ने हालांकि ऑलरेडी अभिवचन दिया था लोकसभा के उनके जाहिरनामा, ये देने के बावजूद देरी से इसके बारे में उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उसका परिणाम हो सकता है 2-4%। यानी ये चुनाव होने के बाद में अगर ऐसा हमको पता चलता कि बीजेपी और युति जो थी यहाँ पे, उस युति को 145, 150, 160 भी एमएलए उनके चुनकर आए हैं, तो हम कहते ठीक है भाई, हमारा गणित थोड़ा गलत हुआ, जनमानस में जो था वो गलत था, हम समझ नहीं पाए ठीक ढंग से, और इसलिए ये परिणाम आए। लेकिन जब 230 के ऊपर परिणाम आए, तब पहली बार मेरे मन में 100% विश्वास हुआ कि इस देश में चुनाव चुनाव नहीं होते हैं। वो इंदिरा गांधी प्रामाणिक थे, इतनी बड़ी नेता जिसका विरोध करने के लिए कोई नहीं बचा है, ऐसी स्थिति थी। वो अगर इमरजेंसी और 2-4-5 साल नहीं उठाती, हालांकि उसने ऑलरेडी सम्मत करवा लिया था 5 साल के लिए चुनाव न करने की प्रक्रिया का, इसके बावजूद उन्होंने 1 साल के बाद ही चुनाव ले लिया। हमारे पास न तब पैसे थे, ना कोई प्रावधान था, जेल में से अभी अभी नेता लोग छूटे थे, वो ना घर में जब सब ठीक ढंग से गए थे, ना प्रचार कर पाए थे, ना पार्टी को जुटा पाए थे, ना ठीक ढंग से लोगों को खड़ा कर पाए थे। इसके बावजूद लोगों ने इंदिरा गांधी को हरा दिया, क्योंकि उसने प्रामाणिकता से चुनाव कंडक्ट किए। चुनाव की प्रामाणिकता इस देश में खत्म हो चुकी है, और महाराष्ट्र उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इन लोगों के ध्यान में आ गया कि लोकसभा जैसे रिजल्ट आ सकते हैं, 30-18, 31-17, यानी महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने वाला। तो हमने जो लोकसभा के समय में जो गड़बड़ियां की है, उससे ज्यादा गड़बड़ियां करना आवश्यक। और फिर 3 स्तर पर बड़ी गड़बड़ियां की गई। सबसे पहला स्तर, जो लोग इंडिया आघाड़ी को मतदान करने वाले हैं, उनमें से कई लोगों के नाम गायब कर दो वोटर लिस्ट। ये काम किया गया। जहां पर वहां के स्थानिक लोग इंडिया आघाड़ी के खास कर उम्मीदवार जागरूक थे, वहां पर उन्होंने थोड़े बहुत बचाने का प्रयास किया। लेकिन इंडिया आघाड़ी को जो मतदान करने वाले हमेशा के वोटर थे परंपरागत, उनमें से कई लोगों के नाम काट दिए। दूसरा, एक्स्ट्रा नाम बहुत डाले गए, बहुत डमी नाम डाले, ताकि वक्त पर इन वोटों का गलत ढंग से उपयोग कर सके। ये पहला काम किया गया। तीसरा काम, नंबर बढ़ाए गए। पहले क्या होता था, जब हमारे बैलेट पेपर्स होते थे, ये तो मेरा अनुभव रहा है, इमरजेंसी में भी कुछ गड़बड़ियां हुई थी स्थानिक लेवल पर, इमरजेंसी के बाद के इलेक्शंस में। यानी एक बार सब लोग चले गए कि उसके बाद में वो जो बैलेट पेपर होते हैं उन पर ठप्पे मारने का और डब्बे में डालने का, ये गड़बड़ियां पहले भी होती थी, लेकिन बहुत कम होती। यानी टोटल प्रतिशत में 1%,
2% ऐसी गड़बड़ियां होती। थंपिंग मेजोरिटी में अगर हारने की गुंजाइश हो तो ही कांग्रेस के उम्मीदवार हारते, या फिर जो ताकतवर उम्मीदवार है वहां एरिया के वो हारते, उनकी हार होती, अदरवाइज उनकी हार नहीं होती। यहां भी उसी टेक्निक का उपयोग हुआ, यानी वोट के नंबर्स बढ़ाए। प्रूफ क्या है इसका? सबसे बड़ा प्रूफ है, जिन लोगों ने कंप्लेंट की, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि बैलेट पेपर जांचे जाए, यानी जो वीवीपैट है उनको जांचा जाए, गिना जाए। वीवीपैट नहीं गिने गए, मशीन्स भी बताई गई, तो कैसी बताने का प्रावधान किया इन्होंने? उसके लिए कानून को बदला कि हम आपको कोरी कर देंगे मशीन, और फिर इसमें जिसका वोट जिसको जाता कि नहीं आप देखिए। इसका मतलब 100% बदमाशियां की गई है, क्योंकि वीवीपैट का और जो नंबर डिक्लेयर किया गया है, जो उस मशीन में था है और गिना गया है, उसमें जो अंतर है वो अंतर का पता चल जाता। ये दूसरी गड़बड़ी, यानी पहली गड़बड़ी मतदान यानी वोटर लिस्ट में की गई, जो अपने यानी मैं बीजेपी पे और से बॉबी बोल रहा हूं, जो वोट अपने खिलाफ जाएंगे उनके नाम ही गायब कर देने का और डमी नाम डालने का, ताकि हम आगे चलकर वोट बढ़ा सकें। और तीसरी बात की गई वो यानी वोट बढ़ाने की काम। 8% से ज्यादा वोट बढ़े हैं, ये कभी संभव नहीं। कुरैशी जैसे इलेक्शन कमीशन के जो प्रमुख रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, वे जाहिर तरीके से कहते हैं कि इतने वोट नहीं बढ़ सकते। उन्होंने बैलेट पेपर पर भी चुनाव किए गए और आज के आधुनिक मशीन पर भी चुनाव किए गए, ईवीएम पर। और तीसरी गड़बड़ी है ईवीएम। ईवीएम की गड़बड़ी जिस ढंग से की जाती है वो किसी को भी पता नहीं चलता है। जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो सॉफ्टवेयर डालने वाले को भी पता नहीं, केवल सॉफ्टवेयर बनाने वाले को पता होता है। जब कलेक्टर की ओर से उम्मीदवारों की यादी लिस्ट जाती है दिल्ली में, और तब वो उनके नाम और सिंबल्स अपलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर बनता है, उसमें जो गड़बड़ी की जाती है उसको जांचने का कोई भी तरीका इन लोगों ने उपलब्ध नहीं रखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 6 महीने तक वो सॉफ्टवेयर को आप कायम रखे, वक्त आने पर वो सॉफ्टवेयर को जांचा जाए, लेकिन ये सॉफ्टवेयर सब गायब है। आगे के कोर्ट्स ये आदेश नहीं दे रहे। इस देश में कोर्ट्स की अवस्था क्या हो गई है आप सबको पता है। इसका कारण उसमें बड़ी गड़बड़ियां, ये तो मैं जाहिर तरीके से भी कह सकता हूँ। यानी ये 3 जगह गड़बड़ियां की गई। इनकी अपेक्षा नहीं थी 230 लाने की। बीजेपी प्रणीत आघाड़ी को, जिसको यूटी कहते हैं महाराष्ट्र में, उनकी अपेक्षा था कि हम 160 से 180 आएंगे, ये सब गड़बड़ियां कर कर। लेकिन ये तीनों गड़बड़ियां सक्सेस हुई और 230 पर चले गए, उससे भी ज्यादा। ये शुद्ध बदमाशी है और कुछ भी नहीं। इस चुनाव को, सही में ये चुनाव है ऐसा जो कोई मानता होगा, उसके दिमाग के बारे में सोचना चाहिए। ऐसी स्थिति है हमारे देश में। इसलिए ये चुनाव चोरी के चुनाव है। ये आज की जो सरकार है, पहले वो सरकार थी जिसमें शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, वो सरकार खोके सरकार थी, और ये सरकार शुद्ध चोरी की सरकार। ये महाराष्ट्र के चुनाव का रिजल्ट है। इसलिए इसके बारे में अगर ये चुनाव साफ सुथरे नहीं किए जाते तो इस देश के लोकतंत्र को कोई भी मतलब नहीं बचा। आज हमारे देश में लोकतंत्र का केवल नाटक शुरू है, और इसके लिए एक सिंपल डिमांड थी, भाई आप ईवीएम पर ही इलेक्शन लीजिए, नो प्रॉब्लम। क्या डिमांड थी कि भाई जब हम बटन दबाएंगे हमें वीवीपैट की पर्ची देखने दो। जैसे पहले हम बैलेट पेपर डालते थे वैसे हम बैलेट पेपर डालेंगे डब्बे में, यानी ये वीवीपैट डालेंगे, और ये वीवीपैट की आप गिनती करो। इलेक्शन कमिश्नर पूर्व कुरैशी जी कहते हैं कि पहले हर यानी बैलेट पेपर जांचने के लिए 3 मिनट से 4 मिनट तक का समय लगता था, 25 की, 50 की लंबी लिस्ट, और वो लंबी लिस्ट में सिंबल लगाए कि नहीं, वो ठीक जगह लगाए कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं हुआ, इसको जांचना। इसमें एक एक बैलेट को जांचने के लिए 3 मिनट तक का समय लगता था। अभी वीवीपैट है, उसमें सिंपल नाम और सिंबल। ये बीजेपी को प्राप्त हुआ, ये कांग्रेस को प्राप्त हुआ, ये राष्ट्रवादी को प्राप्त हुआ। जांचने के लिए 3 सेकंड का समय लगता है। तो
और सभी रिजल्ट 10 घंटे में, 8 घंटे में, 7 घंटे में आ जाए, और गड़बड़ी हुई तो फिर से जांचने के लिए वीवीपैट है। ये जब तक इस देश में नहीं होता है तब तक बीजेपी ही चुनकर आने वाली है, और बीजेपी को चुनकर आने के लिए कुछ भी नहीं करना है, केवल बदमाशियां करना है। भाई 2000 सालों की परंपरा है, राज किया है 2000 सालों तक इस देश पर। कोई पैरों से पैदा होते हैं, कोई मुखों से पैदा होते हैं, ये विचारधारा के ये लोग हैं। पहली बार इंसान को इंसान कर कर मान्यता मिली है इस देश में, हमारी राज्य घटना के आधार पर, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। वो आगे चलकर बचने वाली नहीं है। ये बीजेपी के लोगों के साथ में, तब उसको जनसंघ कहा जाता था, मैंने बहुत काम किया। इमरजेंसी में मेरे साथ में वो लोग जेल में थे, उसके बाद में मैंने तरुण भारत में काम किया है, उसके पहले जनसंघ के साथ में मैंने चुनाव लड़े हैं। मैं इन लोगों को बहुत नजदीक से देखता हूँ, जानता हूँ। मैं इतना ही कहूंगा कि इंसान को इंसान कर कर अगर जीने का अधिकार चाहिए तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही ये देश चलना चाहिए। और ये देश अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलना है और मनुस्मृति फिर से लागू नहीं होनी है। उन दिनों में भी हम इनको शेठजी और भटजी का राज्य कहते थे। शेठजी और भटजी की ये पार्टी है और शेठजी भटजी का राज्य ये लाना चाहते हैं, ऐसा कहते थे। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ हमको खड़ा ही होना था, क्योंकि उन्होंने संविधान में की सबसे बड़ी बात को इंटरनल इमरजेंसी के नाम पर रोक दिया। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, भाई मेरी तो उम्र अभी 74 ईयर्स हो चुकी है, मैंने तो अपनी लड़ाई लड़ते आया हूँ। सवाल नई नई पीढ़ी का है। जो लोकतंत्र हमें 2000 सालों बाद प्राप्त हुआ, इंसान को इंसान कर कर जीने का अधिकार प्राप्त हुआ, वो हमें कायम रखना है या फिर ये इलेक्शन धांधलियों के जरिए उसको गंवाना है, ये हम सबको तय करना। शाम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।